नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों, मैं मार्केट के सभी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेटों का अध्ययन करके टॉप 15 सेट तैयार किया हूं, जिससे परीक्षा में आपको बेहतर लाभ मिले। दोस्तों, मैं सभी 15 सेट आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आप इस चैनल पर बने रहें। दोस्तों, आपके परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें दोस्तों मैथ और रीजनिंग मिलाकर 40 प्रश्न रहेंगे और जीके जीएस का 80 प्रश्न आएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं जीके जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मैथ और रीजनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 41 से 120 तक जीके जीएस का है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। दोस्तों, अवतल दर्पण किसी भी तरह का प्रतिबिंब बना सकता है। वास्तविक, आभासी, उल्टा या सीधा या छोटा बड़ा किसी भी आकार का या समान भी हो सकता है, प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, तो अवतल दर्पण आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और आकार में छोटा होता है। हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समानांतर विधि। लंबी दूरियों को मापने के लिए समानांतर विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छद्म बल कहलाता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन में ये समझना है दोस्तों कि केंद्र से बाहर की ओर बल लगाने वाला वो क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल में क्या होता है कि केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है, और एक होता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल में होता है दोस्तों कि केंद्र की ओर बल लगता है। कभी कभी ऑप्शन में आपको इंग्लिश में दे दिया जाता है दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल या तो सेंट्रीपेटल। तो दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल का हिंदी क्या होगा, तो इसको कैसे याद रखना है दोस्तों? तो सेंट्रीफ्यूगल, फुगल मतलब होता है कि अपकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब अपकेंद्रीय। तो इसको याद ऐसे रखना है दोस्तों, अपकेंद्रीय यानी कि बाहर की ओर बल लगाता है, तो बाहर की ओर बल लगाने वाला सेंट्रीफ्यूगल। फुगल मतलब एफ आएगा उसमें, फुगल यानी कि फूकते हैं कोई चीज़ तो बाहर फूकते हैं ना, तो बाहर की ओर बल लगाने वाला अगर ऑप्शन में रहेगा सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल बल मारेंगे आंसर। और अंदर की ओर तो सेंट्रीपेटल मारेंगे। तो पेटल को कैसे याद रखना है दोस्तों? कोई भी चीज़ पेट के अंदर लेते हैं, जैसे खाना खाते हैं तो अंदर लेते हैं, तो अंदर की ओर बल लगाने वाला सेंट्रीपेटल कहलाता है। पेटल, पेटल से वहाँ आप रिलेट कर लेंगे पेट के अंदर, अंदर की ओर बल लगाने वाला सेंट्रीपेटल हो जाएगा दोस्तों, सेंट्रीपेटल हो जाएगा। और बाहर यानी कि फूकने वाला तो सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। यानी कि फूकते हैं, बाहर की ओर बल लगाने वाला सेंट्रीफ्यूगल और अंदर की ओर सेंट्रीपेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 44 में कहा गया है कि ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि को यात्रा करने के लिए दोस्तों किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वह वायु हो गया, या तो द्रव हो, या तो ठोस हो। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होता है, तो दोस्तों सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम होता है ध्वनि की चाल गैस में। दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ध्वनि की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है। तो दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल, ये याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें मिलान करना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें देखते हैं क्या होगा, कार्य। तो कार्य का हो जाएगा इसमें दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। बैटरी क्या करता है दोस्तों, तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और शक्ति का एसआई मात्रक होता है दोस्तों, किलोवाट घंटा। अब माइक्रोफोन क्या करेगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन डैश की वजह से होता है। इसका मेन कहना है दोस्तों कि बर्फ से पानी में परिवर्तन होने के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों बर्फ़ से पानी में बदलने के लिए ऊष्मा नहीं, ये तापमान में वृद्धि करना पड़ेगा दोस्तों। अगर बर्फ़ है तो तापमान में उसमें देते हैं तो वो क्या होता है, पानी में बदल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। इसका आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। निर्वात में ही कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर सकती है, क्योंकि वातावरण या वायु या समुद्र ये सब क्या करेगा, कोई भी वस्तु को डिस्टर्ब करेगा। तो निर्वात में ही संभव है कि मुक्त रूप से गिर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पारा। पारा अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 49। 49 में कहा गया दोस्तों कि रसोई गैस एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, रसोई गैस में मुख्यतः डैश शामिल होता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों, तो दोस्तों इसको ऐसे याद रखेंगे कि रसोई गैस जो अपने घर में सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर को जब उठाते हैं ना तो बीपी बढ़ जाता है, बीपी ब्यूटेन प्रोपेन। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन और प्रोपेन। रसोई गैस में मुख्यतः क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये ऐसे सिंपल में समझिए। इसका कहना है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पारा। देखिए दोस्तों आपसे दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, और एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा अधातु। तो धातु में है दोस्तों इस आंसर इसका पारा हो जाता है, और अधातु में है ब्रोमीन। तो इसको याद कैसे रखना दोस्तों, धातु छोटा शब्द है। धातु अगर लिखते हैं धातु, तो छोटा का आंसर क्या हो जाएगा, छोटका, पारा छोटा है। और अधातु लिखेंगे तो ये बड़ा शब्द है ना, धातु से बड़ा है। तो अधातु बड़ा है तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़का, ब्रोमीन भी बड़ा है पारा से। तो अगर पूछेगा कि कमरे के तापमान पर धातु कौन द्रव अवस्था में रहता है, तो धातु हो जाएगा छोटका, यानी आंसर छोटका, पारा। दो ही चीज़ याद रखना है दोस्तों, पारा और ब्रोमीन। तो छोटका में छोटका आंसर, अब बड़का में बड़का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्युत संयोजी यौगिक में नहीं होगा। इसका आंसर क्या है दोस्तों, विद्युत संयोजी यौगिक में नहीं होगा। दोस्तों विद्युत संयोजी यौगिक में उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक होता है। ठीक है दोस्तों,
विद्युत संयोजी यौगिक में क्या होता है, उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होना चाहिए। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि उच्च गलनांक और निम्न क्वथनांक। तो निम्न क्वथनांक दे दिया तो ये आंसर नहीं होगा, मतलब ये यौगिक में नहीं होगा, ये गलत है, यानी आंसर ये हो जाएगा। विद्युत संयोजी यौगिक नहीं होगा कौन, ये, बाकी सब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कांसा मिश्र धातु है, इसका आंसर क्या है दोस्तों। तो एक शब्द याद रखना है दोस्तों, काटता। ये क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों कि कांसा मिश्र धातु है तो आपको काटता याद रखना है। काटता यानी का से कांसा, टीन और तांबा, कांसा, टीन और तांबा। तो टीन और तांबा किस में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में, टीन तांबा। तो कांसा मिश्र धातु किसका हो गया, टीन और तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पायस यानी इमल्सन किससे मिलकर बनता है, इसका आंसर क्या है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दो द्रव। दो द्रव से ही मिलकर पायस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो एमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महिलाओं में निषेचित अंडा डैश के अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, इसका आंसर क्या है दोस्तों। महिलाओं में निषेचित अंडा डैश के अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निःश्वसन डैश द्वारा होता है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फेफड़ों की अवस्फीति में। निःश्वसन फेफड़ों की अवस्फीति द्वारा होता है। दोस्तों निःश्वसन वायुमंडल की वायु का फेफड़ों में प्रवेश की क्रिया है। निःश्वसन वायुमंडल की वायु का फेफड़ों में प्रवेश की क्रिया है। इसमें फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। डैश से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है, इसका आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से कितने एटीपी प्राप्त होता है। ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से कितने एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों। तो उसका आंसर है दोस्तों 38 एटीपी। इसको याद रखना है दोस्तों, भूलिएगा तो नहीं दोस्तों। अगर भूल जाइएगा तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अपने बिहार में कितने ज़िले हैं वहाँ से रिलेट कर लीजिए। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से कितने एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो बिहार में कितने ज़िले, 38, तो 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसका आंसर क्या है दोस्तों। दोस्तों हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है, एंजाइम का होता है और हार्मोन का भी होता है। विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जबड़ा एक भाग है, जबड़ा डैश का भाग है, इसका आंसर क्या है दोस्तों। दोस्तों जबड़ा
ये तो भुजा का भाग तो होगा नहीं, और ये हाथ का तो होगा नहीं। अब रही बात इसका श्रोणी चक्र और खोपड़ी, तो दोस्तों इसका सही आंसर है जबड़ा खोपड़ी का भाग है, जबड़ा खोपड़ी का भाग है। दोस्तों आपसे यह एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो उसे याद रखना है दोस्तों 29। खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटाजोआ, ऑप्शन नंबर बी। मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों मेटाजोआ एक बहुकोशिकीय जानवर का समूह है, ये याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 62 कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? दोस्तों ये क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होता है तिलचट्टे के बारे में, तो तिलचट्टे का उत्सर्जक अंग कौन सा है? तो इसे याद रखना है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेलपीगी नलिकाएं, मेलपीगी नलिकाएं। इसको याद ऐसे रिलेट करना है दोस्तों, तिल मेल है ना, तिल मेल, तिलचट्टे मेलपीगी नलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लाल शैवाल आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या है दोस्तों? लाल शैवाल आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं। लाल शैवाल किस में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जल निकायों में। लाल शैवाल जल निकायों में पाया जाता है। दोस्तों शैवाल और कवक से आपको दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? दोस्तों शैवाल का अध्ययन और कवक का अध्ययन है, एक है फाइकोलॉजी और एक है माइकोलॉजी। तो इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि शैवाल का अध्ययन कौन सा होगा, माइकोलॉजी होगा या फाइकोलॉजी होगा। तो एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, आपसे ना कन्फ्यूजन होगा और ना भूलिएगा। एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, साफ काम, साफ काम। दोस्तों देखिए, सो से शैवाल, शैवालों का अध्ययन, फो से फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, साफ काम, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, को से कवक, मो से माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, साफ काम। अब जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा शैवालों का अध्ययन, तो आपको ये याद रखना है साफ काम, ये दोनों आंसर आपको मिल जाएगा। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, साफ काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अपस्मार मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये तो इजी है दोस्तों, मिर्गी से मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, मिर्गी से मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप आंसर कंफर्म नहीं है, फिर भी अगर आपको कुछ हल्का सा भी याद है तो आप आंसर वहाँ कोशिश करके टिक लगा सकते हैं। कैसे? जैसे अगर इसमें पूछ दिया है कि अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है, तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर इतना मालूम है कि अगर आप पढ़ें कभी भी कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है ना, HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल से देखेंगे कि अगर नहीं भी जान रहे कन्फर्म, तो देखेंगे अम्ल किस में है, तो अम्लत्व नाशक इसमें, तो आंसर टिक कर सकते हैं। तो इसका सही भी हो जाएगा दोस्तों कि अपच में अम्लत्व नाशक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों पेट में जो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वह पाचन में ही मदद करता है। कभी कभी ऐसा आपको ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों कि मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है
जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं। तो ये तो सिंपल ही दोस्तों, जो पौधों और पशुओं को दोनों को खाएगा तो वो सर्वाहारी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परबिकाओं के निर्माण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परबिकाओं के निर्माण से संबंधित है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परबिकाओं के निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है। किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसी। तुलसी में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूट्राफिकेशन। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। बाकी स्मोग से तो वायु प्रदूषण होता है, अम्ल वर्षा से भी होता है और एस्बेस्टोसिस से भी होता है। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है। तो दोस्तों उसका आंसर हो जाता है नाइट्रोजन। सबसे अधिक वायुमंडल में नाइट्रोजन है, लगभग 78% है, और इसके बाद ऑक्सीजन है लगभग 21%। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, हाइड्रा और स्पंज इनमें से कौन है कि परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। किसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों ये हाइड्रा और स्पंज में ने परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 और 3 हाइड्रा और स्पंज में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इकोटोन का अर्थ क्या होता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इकोटोन वो है जहाँ 2 बायोमास मिलते हैं। इकोटोन वो है जहाँ 2 बायोमास मिलते हैं। दोस्तों बायोमास है क्या दोस्तों? जीवित जीवों या हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ बायोमास कहलाता है। बायोमास को हिंदी में जैव मात्रा भी कहते हैं, जैव सन्निधि भी कहते हैं। एक बार फिर से समझिए दोस्तों, जीवित जीवों या हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ बायोमास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पालकों की पत्तियों में निम्न में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। पालक में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है इसमें? विटामिन, आयरन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा पालक में आयरन पाया जाता है, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हॉट स्पॉट क्या है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो हॉट स्पॉट उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र है। हॉट स्पॉट क्या है दोस्तों? उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 74। घास, बकरी और मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब क्रम में कौन किसको भक्षण करता है, कौन किसको खा लेता है, वो क्रम उसका पूछता है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला होती है। अब जैसे कि घास को मानव खाता है और मानव को बकरी खाता है, नहीं, ये नहीं है। इसमें दोस्तों अगर घास को बकरी खाता है ये सही है, और बकरी को मानव खा जाता है, तो खाद्य श्रृंखला ये सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 75 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक्षारकीय अम्ल का रासायनिक सूत्र है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? त्रिक्षारकीय अम्ल किसे कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, H3
PO4, H3PO4, 3 और उससे आगे वाला देखेंगे 4, 3 और उससे आगे वाला 4, त्रिक्षारकीय अम्ल का रासायनिक सूत्र दोस्तों H3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 76 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 दोस्तों, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूची जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने। इसका आंसर क्या है दोस्तों? 1937 ईस्वी में कांग्रेस मतलब कितने प्रांतों में जीत हासिल किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 8 प्रांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? कॉमनवेल्थ का मतलब होता है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों लंदन। इसको ऐसे याद रखना दोस्तों, राष्ट्रमंडल लंदन, राष्ट्रमंडल लंदन। तो क्वेश्चन को आंसर से जोड़ के रखना है दोस्तों, तो फिर आसान होता है। राष्ट्रमंडल लंदन, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था। इसका आंसर क्या है दोस्तों? मीर बख्शी सेना संगठन की अध्यक्षता करता था, मीर बख्शी सेना संगठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्यों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर होते हैं। मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर होते हैं। दोस्तों कोरोमंडल तट है क्या? आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कोंकण तट, मालाबार तट और कोरोमंडल तट। दोस्तों आज थोड़ा सा आपको समझाते हैं। जैसे ये इंडिया का मैप है, आपसे पूछ लिया जाता है कि कोंकण तट किस राज्य से संबंधित है। तो अगर ऑप्शन में आपको दे दिया मान के चलिए बिहार, तो उसका आंसर बिहार होगा नहीं, क्योंकि कोंकण तट यहाँ है। महाराष्ट्र और गोवा के एरिया को है ना कोंकण तट कहा जाता है। ये कोंकण तट यहाँ हो गया दोस्तों, कोंकण तट हो गया यहाँ। और ये सबसे नीचे जो केरल का है हिस्सा, ये कहलाता है मालाबार तट। और ये आंध्र प्रदेश का जो एरिया है दोस्तों, ये कहलाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। तो भारत के जैसे पश्चिमी जो तट हो गया वो कोंकण तट, और जो नीचे मालाबार तट हो गया नीचे, मतलब कोई भी मान ले तो अपने करीब जैसे बुलाते हैं ना, तो अपने पास जो नीचे वाला एरिया है मालाबार तट हो गया। अब कोंकण तो आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र गोवा इस सब का एरिया जो कोंकण हो गया। अब कोरोमंडल हो गया आपका पूर्वी साइड आंध्र प्रदेश तरफ का हो गया कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था। इसका आंसर क्या है दोस्तों? सामाजिक सुधार का अग्रगामी कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। और सामाजिक सुधार का अग्रगामी कौन था? तो राजा राम मोहन राय, ये याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है, डेल्टा क्षेत्र में अपनाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सहभूकंप रेखाएं, सहभूकंप रेखाएं।
एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं सहकंपन सहभूकंप रेखाएं कहलाती है। होमोसिस्मल लाइंस, सहभूकंप रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों जो भी मौसम की सारी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में ही होता है, तो इसलिए गर्म सर्वाधिक गर्म कौन होगा दोस्तों? तो क्षोभ मंडल, इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। दोस्तों एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि वायुयान किस मंडल में चलते हैं। तो दोस्तों वायुयान जो है ना, सारे वायुयान समताप मंडल में चलते हैं। और जो संचार की घटनाएं होती है जैसे कि रेडियो और टीवी का जो हम लोग चलाते हैं तो उसका प्रयोग संभव है किस मंडल से? तो आयन मंडल से। दोस्तों यह भी पूछा जाता है कि संचार मंडल किसे कहते हैं? तो आयन मंडल को कहते हैं। और क्षोभ मंडल में सारी मौसम की घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में। ये सारे फैक्ट्स याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका महादेश के एक प्रमुख देश ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, ऐसे रिलेट कर लेना दोस्तों, ब्राज़ील ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मार्मागुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? दोस्तों मार्मागुआ बंदरगाह, आपके पास जब भी ये क्वेश्चन अब आएगा तो मार्मागुआ नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको पढ़ना है मार्मागोआ। मार्मागोआ बंदरगाह किस राज्य में है? गोवा में। मार्मागोआ बंदरगाह किस राज्य में है? तो गोवा में है, ऐसे रिलेट कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महासागरों की सतही जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? महासागरों की सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 17 डिग्री सेल्सियस। महासागरों की सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो 17 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 87 के बाद 88। स्थानांतरी कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का स्थानीय नाम डाहिया कहाँ पर है। स्थानांतरी कृषि को डाहिया कहाँ कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो गया? तो मध्य प्रदेश में कहा जाता है। स्थानांतरी कृषि को डाहिया मध्य प्रदेश में कहा जाता है। दोस्तों स्थानांतरी कृषि को झूम की कृषि भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 1948 में किया गया था। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। सबसे पहले इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भू राजस्व के लिए अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। इसका आंसर क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए इसे पूरी तरह से याद रखना है। अस्थाई बंदोबस्त, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका आंसर है दोस्तों। बंदोबस्त 42। देखिए दोस्तों आपसे दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त एक हो गया और एक पूछा जाता है अस्थाई स्वशासन। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अस्थाई स्वशासन किसने शुरू किया? तो दोस्तों अस्थाई स्वशासन लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था। और अस्थाई बंदोबस्त 42 कॉर्नवालिस और स्वशासन रिपन, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 में कहा गया दोस्तों कि पक्षाभ शब्द से क्या तात्पर्य है। तो पक्षाभ शब्द से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो इसका आंसर है पक्षाभ बोलते हैं एक ऊंचा बादल को। पक्षाभ शब्द एक ऊंचा बादल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही है। दोस्तों अगर देखते हैं ऑप्शन को
तो दक्षिणी सीमांत क्षेत्र में क्वार्टजाइट चट्टानें सूकर पीठ के रूप में विकसित हुई है। यह सही है। दक्षिणी सीमांत क्षेत्र में क्वार्टजाइट चट्टानें सूकर पीठ के रूप में विकसित हुई, यह सही है। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है, यह भी सही है। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है, यह भी सही है। और कैमूर के पठार में बलुआ पत्थर प्राप्त होते हैं, यह भी सही है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों तीनों 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचतंत्र को किसने लिखा था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों आपने तो इस क्वेश्चन को कभी न कभी जरूर याद किया होगा कि पंचतंत्र किसने लिखा, लेकिन भूल जाते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसको ऐसे याद रखना है दोस्तों कि पंचतंत्र को जब भी आएगा क्वेश्चन तो पंच मंत्र उच्चारण करना है। क्या बोलना है? पंच मंत्र, पंचतंत्र नहीं बोलना। पंच मंत्र को किसने लिखा? तो दोस्तों जब भी हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो पंच मंत्र का उच्चारण करते हैं, ऐसे रिलेट करना है। जब भी हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो पंच मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र को किसने लिखा? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर बनाया? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय। कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर किसने बनाया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने ही बनाया था। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो यही है दोस्तों, अंकोर वाट मंदिर संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जो कंबोडिया में है। दोस्तों यह विष्णु भगवान का मंदिर है, ये याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल में हुई। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देश में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1885 में हुआ था। लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था दोस्तों 1884 से 88, तो 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना किसने किया, तो A.O. ह्यूम ने किया था, ये याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन मतलब क्या हुआ कि विभाजन हो गया, यानी कि कर्जन है ना, ऐसे रिलेट कर लेना है। कर्जन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो प्रथम यूरोपीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जॉर्ज यूले, ये याद रखना दोस्तों। आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो A.O. ह्यूम ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो W.C. बनर्जी था, ये भी याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, '99 में कहा गया दोस्तों कि रॉलेट एक्ट आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल, इसका क्या करना है दोस्तों? सही कालानुक्रम क्या है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखते हैं दोस्तों कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था दोस्तों? रॉलेट एक्ट हुआ था 1919 में। और खेड़ा आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो खेड़ा आंदोलन हुआ था
22 मार्च 1918 को हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुआ था। और अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था 15 मार्च 1918 को। तो सबसे पहले इसमें कौन हुआ था दोस्तों? सबसे पहले इसमें हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 वाला, सबसे पहले ये हो जाएगा 3। और उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 15 मार्च 1918, यानी कि 4, 3 और 4 इसमें है दोस्तों। और उसके बाद होगा खेड़ा आंदोलन जो कि 22 मार्च 1918 को हुआ था। उसके बाद सबसे लास्ट में हुआ था 1919 में हुआ था रोलेट एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नाजीवाद किसका समर्थक था। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। नाजीवाद राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तिलका मांझी का जन्म हुआ था। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस ज़िले में होता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। शाही लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। दोस्तों इस बार बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि बिहार के किस ज़िले में फलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो उसका भी आंसर दोस्तों मुजफ्फरपुर होगा। मुजफ्फरपुर में फलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सेडान का युद्ध। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी सेडान, याद करने के लिए इसे रिलेट कर लेना दोस्तों। जर्मनी नी लास्ट में आ रहा है तो ये तो आंसर नहीं होगा। जैसे कन्फ्यूजन कभी एग्जाम में हुआ तो ऐसे रिलेट करके रखना है दोस्तों, क्वेश्चन और आंसर को मिला के रखना है। जर्मनी सेडान, जर्मनी का एकीकरण सेडान का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों टेगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मृदु काष्ठ वृक्ष। टेगा वन में मृदु काष्ठ वृक्ष होता है। दोस्तों टेगा वन एक सदाबहार वन है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलडमरू मध्य से क्या अभिप्राय है। जलडमरू मध्य से क्या मतलब है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी। दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी जलडमरू मध्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अलमाटी बांध किस नदी पर है। इसको तो आप कभी न कभी पढ़े होंगे दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? कावेरी नदी पर है, या तो सिलेरू, या तो कृष्णा, या तो तुंगभद्रा। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कई चीज़ें हैं कि दोस्तों पढ़ते हैं लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में होगा, किस नदी पर है। तो दोस्तों इसको ऐसे रिलेट कर लेना कि बचपन में माटी कौन खाया था। बचपन में माटी कौन खाया था? तो कृष्ण भगवान ने खाया था। तो कृष्ण भगवान की माता ने पूछा था कि मुंह खोलो तो क्या खाया है ना? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। माटी बचपन में किसने खाया था? तो कृष्णा ने। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेब के। कुल्लू घाटी सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कुल्ली घाटी, ये आपको कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है। इसे क्वेश्चन से ही याद आ जाना चाहिए दोस्तों कि मेघना गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो जब धारा एक मिलती है ना तो उसे मेघना कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मतदान
का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 109 के बाद 110। समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, इनमें सभी कानून की नज़र में समता होनी चाहिए, भेदभाव एवं विशेषाधिकारों का अंत और अवसर की समता होना चाहिए। समता के अधिकार के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या अर्थ है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है या न्यायालय की शरण में जा सकता है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का अभिभावक बनाया गया है, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो गया इनमें सभी। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने भारत की आत्मा कहा? तो भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कैसा राज्य है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी को माना जाता है, इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दार्शनिक और अराजकतावादी। गांधी को माना जाता है दार्शनिक और अराजकतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब यहाँ से करंट अफेयर शुरू हो जाता है दोस्तों। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों को जोड़ेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दिल्ली देहरादून। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली देहरादून को जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास के स्थापना की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया में कहाँ नए वाणिज्यिक दूतावास बनेगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिस्बेन में बनेगा। ब्रिस्बेन में नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि देश का नया कानून मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? तो अर्जुन राम मेघवाल को नया कानून मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया, इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिए थे। जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि G7 शिखर सम्मेलन जो है 2023 में कहाँ हुआ? तो जापान में हुआ था, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बिमल पटेल। संसद भवन के वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो एस जयशंकर। दोस्तों एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है। दोस्तों सेट नंबर 5 समाप्त होता है दोस्तों। और पिछली वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिम चंपारण में है। और आज का क्वेश्चन है दोस्तों बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए दोस्तों, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आप किसी भी
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल पर बने रहें, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।